ये स्टूडेंट आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। लास्ट टाइम हमने किस बारे में बात की थी? कंटेंट्स के हवाले से मैंने बता दिया था क्या आपको? सर एक ही लेक्चर हुआ है। वही मैं पूछ रहा हूँ, कंटेंट्स के बारे में मैंने बता दिया था उसमें। सर आपने इंट्रोडक्शन ही दिया था सिर्फ। कंटेंट्स, सारे कंटेंट्स का सर इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो मैंने बुक कौन सी बताई थी आपको? सर यही जो आपने खोली हुई है। एलिजाबेथ वाली? जी सर यही थी शायद। ये वाली थी? सर पता नहीं, अब इसका बुक का नहीं पता, लेकिन चलो अच्छा, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का। हमारा कोर्स है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग SE 501। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये कोर एरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस में से इस फेज की एक लोकेशन बताई थी कि ये कौन से हिस्से का पार्ट है। 7 स्टेजेस के बारे में हमने बात की थी। 3 स्टेजेस कोडिंग के बाद की हैं, 3 स्टेजेस को सोर्स कोड से पहले की होती है। तो इस बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से। अब आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर। इसका इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों है और ऐसा क्यों है कि इसके लिए पूरे का पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया गया, या इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। बेसिकली जब हम सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट यानी सोर्स कोड लिखने की तैयारी कर रहे थे तो बेसिकली वहाँ पर हम रिक्वायरमेंट्स को सोच रहे होते। जो भी सोर्स कोड लिखा जाएगा वो बगैर रिक्वायरमेंट्स के नहीं लिखा जाएगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स का वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। ये रिक्वायरमेंट्स यूज़र की हो सकती हैं, ये रिक्वायरमेंट कस्टमर की हो सकती हैं, ये रिक्वायरमेंट हर उस शख्स की हो सकती हैं जिसने एट द एंड सॉफ्टवेयर को क्या करना है, यूज़ करना है। अगर वो वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पर डॉक्यूमेंट ना करवाए तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि हम वैसा सॉफ्टवेयर जनरेट नहीं कर सकेंगे जैसा कि हमसे डिमांड की जा रही है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि सॉफ्टवेयर के फेलियर के रीज़न क्या हैं, तो आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं जी। टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, या टीम मैनेजमेंट के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट आ गया, या कुछ और बताएंगे। लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स में एक बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी वजह बनती है सॉफ्टवेयर के फेलियर के हवाले से, वो सॉफ्टवेयर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं एक प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा कर दूं, उस सूरत में भी प्रॉब्लम है, और अगर मैं उसको शॉर्ट कर दूं तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम है। मुझे उसके लिए एक फाइनाइट टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, और उस फाइनाइट टाइम से ज़्यादा मैं उसमें जो है वो वक्त वहाँ पर कंज्यूम नहीं कर सकता।
तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि रिक्वायरमेंट्स की वैल्यू है। रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से अगर डिस्क्राइब की जाए तो फिर हमें अपने पूरे मैनेजमेंट प्लान के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे आप एक काम को करने वाले थे और उस काम को करते करते आपका इरादा चेंज हो गया, आपका प्लान चेंज हो गया, आपके डिसीजन बदल गए। किस वजह से? क्योंकि अब आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई। जब भी हम सोर्स कोड को टेस्ट करते हैं तो हम टेस्ट करने में ये नहीं देखते कि सोर्स कोड कैसा है, हम ये देखते हैं कि क्या वो काम तो यूज़र ने कहे थे वो सारे के सारे बीच में शामिल भी हैं। अगर वो उनमें से कोई एक भी शामिल ना हो तो हमारे नज़दीक वो रिक्वायरमेंट बनती नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या होता है? यहाँ पर करना ये होता है कि हमें इनको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट भी करना है, इनको असेस भी करना है, इनको गेट करके अच्छे तरीके से पेज पर राइट करके समराइज कर देना। और इस तरह का करना है कि उसका जो एक रीडर मीनिंग निकाले, अगला रीडर भी उसका वही मतलब ले, वहाँ कोई फ़र्क ना आए। इसका मतलब कि इन रिक्वायरमेंट की जो रूट्स हैं वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर लगी हुई है। सोर्स कोड में हम क्या लिखते हैं? हम रिक्वायरमेंट को सोर्स कोड की सूरत में लिखते हैं। हम टेस्टिंग में क्या करते हैं? हम रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पर चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई तो अब सॉफ्टवेयर को चेंज करना है तो हम यहाँ पर मेंटेनेंस कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे नया वर्जन कोई बन गया तो उस सूरत में हेलो, अच्छा जी, तो बात इसमें थी कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसका जवाब ये आता है कि इसकी रूट्स जो हैं वो पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर लगी हुई हैं और इनकी बेसिस पर ही डिज़ाइन बनता है, इनकी बेसिस पर ही सोर्स कोड बनता है, इनकी बेसिस पर ही टेस्टिंग होती है। तो इसका मतलब ये वाकई इतनी इंपॉर्टेंट है जो इसको पूरे का नाम इंजीनियरिंग रख दिया गया। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स असेसमेंट, रिक्वायरमेंट कलेक्शन का वर्ड नहीं दिया गया। अब उसके बाद हमें बड़े रीज़न नज़र आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें रिक्वायरमेंट्स में क्या फ़र्क नज़र आता है। हम कैसे कहेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है या इनकी वजह से कोई किसी किस्म का इशू आ सकता है। तो यहाँ पर ज़रा नीचे देखिएगा, इस जगह पर क्या लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट्स पुअरली ऑर्गेनाइज्ड रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, पुअरली एक्सप्रेस्ड रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, वीकली रिलेटेड टू स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, या इसके अलावा फिर आगे चेंज किस किस्म का चेंज होगा। इसके अंदर जो चेंज बनेगा वो रिक्वायरमेंट के अंदर आने वाला चेंज है। चेंजिंग टू रैपिडली, बार बार रिक्वायरमेंट्स को चेंज करेंगे, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को बीच में लेके आएंगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को हम अपने सोर्स कोड में जब जगह देंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो सकती। हमारे काम से कभी भी किसी भी सूरत वो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉफ्टवेयर कभी 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 भी मुकम्मल नहीं होगा। तो वो क्या होगा? अगर मुकम्मल नहीं होगा तो वो फेलियर की तरफ आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ यू कैन एवेलुएट अ प्रोजेक्ट इनटू अ फेलियर, आप एवेलुएट करने के बाद उसको फेलियर में कैसे नॉमिनेट कर देंगे? तो उसका जवाब आता है जी, ये एक सूरत में होता है कि अगर आपका बजट एक्सीड कर जाए तो समझ में ये आता है कि आप अपने जो है वो लिमिटेड बजट से एक्सीड करके आपका प्रोजेक्ट फेलियर में चला गया, या आपने जो टाइम बताया था उससे ऊपर टाइम चला जाए। टाइम ऊपर चला जाए तो बजट खुद ब खुद ऊपर चला जाए। और तीसरी चीज आती है स्कोप, जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स थे वो मुकम्मल नहीं हुए। तो ये भी सूरतें किन बातों की आती हैं? इन सूरतों को भी हम ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट के फेलियर में आते हैं। उसके बाद मैनेजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज, क्या मतलब? फेलियर टू हैव एनफ मनी, लैक ऑफ सपोर्ट, आर फेलियर टू इम्पोज प्रॉपर डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। यानी जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो ही आपके पास नहीं थे।
एक तो आपकी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल नहीं थी, ये प्रॉब्लम हो सकता है फेलियर का। एक आपके पास रिसोर्सेज मुकम्मल नहीं थे, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। और एक है पॉलिटिक्स, यानी यहाँ पर किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप इन दो स्टेप्स में अच्छा और क्या है विच इज अनएम्बिगियस, जो वहाँ पर एम्बिगियस नहीं होगा, विच कैन बी टेस्टेबल, जो टेस्ट किया जा सकता हो, विच कैन बी मेयरेबल, जिसको मेयर भी किया जा सकता हो, एंड नेसेसरी फॉर द प्रोडक्ट और प्रोसेस, और उस प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी हो, ऐसे वर्ड को या ऐसे फिनोमिना को हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। यानी ये एक स्टेटमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखी हुई एक वो स्टेटमेंट है जो किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस को ऑपरेशनली या फंक्शनली डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और उसको जब डिफाइन किया जाएगा तो उसके लिए जो भी लैंग्वेज यूज होगी वो अनएम्बिगियस होगी, और वो टेस्टेबल, रीडेबल होगी, मेयरेबल होगी, और उसको हम एक्सेप्टेबल भी कहेंगे। अच्छा, ये तो था सिर्फ वर्ड रिक्वायरमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर से वो छोटी छोटी सी टर्में निकालता है। तो कहते हैं जी यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ स्टेटमेंट का, एक वर्ड इसमें यूज हुआ कौन सा? प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस का, कि इसमें ये कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोसेस है। अच्छा, और इसके बाद ऑपरेशनल या फंक्शनल का वर्ड इस्तेमाल हुआ, अनएम्बिगियस का वर्ड इस्तेमाल हुआ, टेस्टेबल एंड मेयरेबल का वर्ड यूज हुआ। इसका मतलब कि इस रिक्वायरमेंट के अंदर ये टर्म्स थोड़ी सी एक्सप्लेनेबल हैं। इस वजह से उसने इनको अलग-अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। देन व्हाट इज, हु इज द स्टेक होल्डर? एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ अपनी इंटरेक्शन रखती है, डायरेक्टली खा इनडायरेक्टली, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक स्टेक होल्डर है। अब पूरी टर्म की तरफ आते हैं। व्हाट इज आर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है? तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। Requirement engineering involve all life cycle activities devoted to identification of user requirement. यूजर की रिक्वायरमेंट्स को डिवोट करने के लिए एक ऐसी एक्टिविटी का लाइफ साइकिल है, उसको हम क्या कह देते हैं? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कह लेते हैं। एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू ड्राइव एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट की वजह से एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी ऐड होती हैं। Documentation of the requirement as a specification and validation of the documented requirement against user needs. इसमें ना सिर्फ ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाएंगी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम दो तरह के डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाते हैं? हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा यूज़र फैसिलिटेट होता है। देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर ना बेसिकली दो तरह के हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। एक है कि सॉफ्टवेयर बन गया, अब मैं अपने यूज़र को ना क्या करना चाहता हूँ? ट्रेन करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, कहता हूँ भाई इसको पढ़ लें, इसको पढ़ने के बाद आपको यूज़ करना आसान लगेगा। उसको मैं यूज़र मैनुअल भी कह सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एलएमएस को आप यूज़ करते हो तो एलएमएस के ऊपर ये चीज़ पाई जाती है। और दूसरी बात आती है, ये तो था यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए। एक होता है कि नहीं, मुझे यूज़र को फैसिलिटेट नहीं करना, मुझे तो डेवलपर को फैसिलिटेट करना, वो उस शख्स को फैसिलिटेट करना है जो सिस्टम का एक्चुअल डेवलपर है। तो फिर उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? आपके ख्याल से ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहना चाहिए? डेवलपमेंट मैनुअल कह दें, क्या कह दें? जी बेटा बोलें, कोई तो बोले। सर डिजाइन सर। पूरा वर्ड बोलें।
जी बेटा बोलें। हेलो। जी सर, मैंने कहा डिजाइन सर, नहीं, रिक्वायरमेंट्स को जब रिक्वायरमेंट्स को डेवलपर के लिए एक्सप्लेन करने वाला कोई डॉक्यूमेंट। आयमा बेटा डेवलपमेंट आपको मैन मेरी आवाज आ सर, वो रही है? डेवलपमेंट मैनुअल होगा। डेवलपमेंट मैनुअल होगा सर, फिर वो उसके लिए। नहीं भाई नहीं। आयमा आपको मेरी आवाज आ रही? नहीं। सिस्टम मैनुअल। अबू बकर मेरी आवाज आ रही है? हेलो अबू बकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयमा नईम बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर। अपना माइक ऑन करें। जी सर, ऑन है। सर इसको डेवलपर्स मैनुअल कहेंगे। जोर से बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। डेवलपर्स मैनुअल। नहीं, डेवलपर के लिए लिखे जाने वाले डॉक्यूमेंट तो हम क्या कहेंगे, जो डेवलपमेंट टीम को फैसिलिटेट करता हो। असद इकबाल, माइक ऑन करें। आप बताएं बेटा। सर ये अगर उसको रिक्वायरमेंट देनी है तो रिक्वायरमेंट मैनुअल नहीं रहेगा इसके लिए वर्ड सही? और नहीं भाई, रिक्वायरमेंट मैनुअल नहीं होगा। सर डॉक्यूमेंट मैनुअल ही लग रहा है। जी, ये 8345 कौन है? ये 8345 कौन है? अपने नाम लिखा करें बेटा, ये क्या तरीका होता है आपका? सर डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। नहीं। जी, फलक मुनीर, माइक ऑन करें। फिजा, हफ्सा, हसीब। सर डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया। नहीं बेटे, आपने गलत बताया है। इसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस को डिटेल से एक्सप्लेन करता हो। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो क्या समझा रहा है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन्वॉल्व ऑल लाइफ साइकिल एक्टिविटीज devoted to identification of a user requirements, analysis of the requirement to drive additional requirements। यानी और भी बहुत सारे काम है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एज अ स्पेसिफिकेशन, फिर कहता है एंड वैलिडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट अगेंस्ट यूजर नीड। यानी यहाँ पर बहस जो है वो सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स को हम एक नेचुरल लैंग्वेज में बयान कर दें, लिख दें, बल्कि इसके साथ क्या है, इसके साथ ये भी है कि उन रिक्वायरमेंट से कुछ नई रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती होंगी, वो भी बीच में आएंगी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी बीच में आएगी, और वो डॉक्यूमेंटेशन यूज़र की नीड के बिल्कुल मुताबिक होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मैं इसको एक बार रीड करता हूँ, थोड़ी सी समझ आएगी आपको। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ब्रांच है। किस काम के लिए? कंसर्न्ड विद द रियल वर्ल्ड गोल्स फॉर फंक्शंस ऑफ एंड द कंस्ट्रेंट ऑन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सिस्टम के फंक्शंस के लिए जो भी वो काम करना चाहे और कंस्ट्रेंट्स के साथ। हेलो।
जी सर आ रही ये है। सब सो गए हैं क्या? जी सर बोल रहे हैं, जी सर आवाज आ रही है। मुझे नहीं आ रही ना बीच में। चले, यहाँ पर ये दो तीन चीज़ों को इकट्ठा करके एक फाइनली हमें आखिर में एक वो बना के देता है, जिसे आप कह लें कि डेफिनेशन। अगर स्टूडेंट्स ये कहें जी सर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो तो फिर ये डेफिनेशन आती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द सबसेट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। ये सिस्टम इंजीनियरिंग का सबसेट है, छोटा हिस्सा है। क्या करता है? कंसर्न विद द डिस्कवरिंग, नई रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करता है, डिवेलपिंग, डेवलप भी करवाता है, और ट्रेसिंग, ट्रेस करना, रिक्वायरमेंट्स को ढूंढना, एनालाइजिंग, उनको एनालाइज भी करता है, क्वालिफाइंग, उनको क्वांटिफाई और क्वालिफाई भी करता है, यानी उनको असेस भी करता है, communicating and managing requirements that define the system at successive level of abstraction। क्या मतलब? तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग का हिस्सा है, इसमें नई रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर भी होंगी, डेवलप भी होंगी, ट्रेस भी होंगी, एनालाइज भी होंगी, उनको क्वालिफाई भी किया जाएगा, उनको लोगों के दरमियान में कम्युनिकेट भी किया जाएगा, और जिस हद तक हम उसका एक सक्सेसिव लेवल बना सकते हो हम वहां तक उसको लेके जाएंगे। मतलब जितना टाइम और जितनी क्वालिटी हम उसमें, जितने टाइम के हिसाब से हम उसकी क्वालिटी बना सकते होंगे हम उतना उसको रखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन को पूछने वाली बात है पूछें। इस डेफिनेशन के अंदर भी ये 4-5 टर्में को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में मिलेंगी। जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट क्या है? बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक उसके सिस्टम इंजीनियरिंग का कॉन्टेक्स्ट है, एक उसका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर रिक्वायरमेंट की ट्रेसिंग की जाएगी तो हम दो तरीकों से करेंगे। एक तरीका उसमें यह आता है कि हमारे सिस्टम की बिजनेस सेंस क्या है, और उस बिजनेस सेंस के अंदर अगर एक ऑब्जेक्टिव मीट किया जा रहा है तो उसकी वजह से कोई और ऑब्जेक्टिव भी बीच में मिल रहा होगा तो हम उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें कि हम एक इन्वेंट्री का स्टॉक एक्सचेंज लेके आते हैं तो उसमें हम सेल्स को मैनेज कर रहे हैं, तो सेल्स को मैनेज करें साथ परचेजेस भी आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो सिस्टम पूरा डेवलप होता है। यानी एक रिक्वायरमेंट के साथ दूसरी रिक्वायरमेंट बिजनेस एस्पेक्ट की वजह से जुड़ी हुई होगी। और दूसरी रीज़न ये आती है कि रिक्वायरमेंट 1 और रिक्वायरमेंट 2 का आपस में जुड़ना किस वजह से हो सकता है? किसी न किसी स्टेक होल्डर की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो दो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस इन दो वजूहात की बेस पर करते हैं। ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग कहलाती है। क्या मतलब? ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला बॉक्स है, इसके साथ है, इसके साथ है, बिल्कुल ऐसे इधर है, इधर है, इधर है। इसमें देखा जा सके तो ये रिक्वायरमेंट 1 है, ये रिक्वायरमेंट 2 है, ये रिक्वायरमेंट 3 है। इसको जब मैप किया गया तो ये रिक्वायरमेंट जाकर मैप हुई इसके साथ दूसरी वाली, इसके साथ तीसरी वाली। ये वी मॉडल बन जाएगा। अभी थोड़ी देर तक हम इसको देखते हैं तो ये वी मॉडल की शेप में इसको डालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली है ये ट्रेसेबिलिटी। एक रिक्वायरमेंट की वजह से एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आगे बढ़ सकती हैं। इनमें 1 to 1 रिलेशनशिप भी होता है, 1 to many का रिलेशनशिप भी होता है। मैनी टू मैनी शायद हमें ना मिले। अगर ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस की टाइप देखेंगे तो 3 वजूहात मिलती हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस, डेरिवेशन एनालिसिस, और तीसरा है इसमें कवरेज एनालिसिस। सारी वजूहात रिक्वायरमेंट चेंज की वजह से होती हैं। रिक्वायरमेंट चेंज का क्या मतलब हुआ कि किसी वजह से रिक्वायरमेंट्स को तब्दील कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, कम कर दिया गया, रिक्वायरमेंट्स को के दरमियान कुछ ना कुछ चेंज आ गया।
तो अगर एक रिक्वायरमेंट चेंज करने से दूसरी पर फर्क पड़ रहा हो तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। और एक आता है कि हम एक रिक्वायरमेंट को चेंज करें तो दूसरी पर उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आता हो, तो वो कितना है, कम है, ज्यादा है, इसको डेरिवेशन एनालिसिस कहते हैं। और एक आता है कवरेज एनालिसिस। कवरेज एनालिसिस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसका मतलब ये आता है कि एक काम के अंदर अगर मैं ये कहूं कि मुझे इन्वेंट्री स्टॉक एक्सचेंज सेव करना है, तो इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से काम आएंगे, जितने कामों को भी बीच में लाना होगा, ये सारा का सारा कवरेज बनता है। स्पेसिफिकली किसी एक रिक्वायरमेंट के लिए हम बात नहीं करते, हम पूरी कैटेगरी के लिए बात करते हैं। तो उसमें हम रिक्वायरमेंट्स को इन डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये फिगर 1.7 को जरा गौर से देखें, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है इस डायग्राम के अंदर, क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि ट्रेसिंग इसमें एक साइड पर नहीं है, लेफ्ट से राइट की तरफ सिर्फ नहीं है, टॉप से बॉटम की तरफ भी तो ट्रेसिंग है। यानी रिक्वायरमेंट्स में आने वाला चेंज लेफ्ट से राइट की तरफ तो जाएगा, टॉप से बॉटम की तरफ भी आएगा। ये डेरिवेशन भी बीच में शामिल होता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी 1.6 तक कोई चीज पूछना चाहे पूछें। सर डेरिवेशन एनालिसिस एक दफा दोबारा बता दें। ठीक है, डेरिवेशन एनालिसिस के अंदर ये देखना होगा, अगर लेट्स सपोज मेरे पास रिक्वायरमेंट 4 है, R1, R2, R3, R4, मैं इसमें R4 को रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने से पहले मुझे ये देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस R4 को रिमूव करने की वजह से R3 भी रिमूव हो जाए खुद ब खुद, कहीं इसकी वजह से R2 भी रिमूव हो जाए खुद ब खुद। यानी बाकी रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर ब्रांचिंग रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, ये रूट रिक्वायरमेंट तो नहीं है जिसको मैं यहाँ से अलग कर रहा हूँ। तो ये जो इम्पैक्ट है, अगर आप इस इम्पैक्ट को जो है वो रिक्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे कि रिक्वायरमेंट 1 के साथ रिक्वायरमेंट 2 भी जा रही है, 3 भी जा रही है, 4 भी जा रही है, तो ये तो बन गया इम्पैक्ट एनालिसिस। और एक अगर आप उसको कॉस्ट बेनिफिट के साथ लिंक करोगे तो वो बनता है आपका डेरिवेशन एनालिसिस। जी बेटा, कवरेज एनालिसिस पूरे के पूरे सिस्टम का है कि क्या इसमें वो तमाम वर्किंग जो यूजर ने बताई थी वो सारी इसमें शामिल हुई है कि नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं यूजर की कोई वर्किंग बीच में से स्किप हो गई हो, तो वो कवरेज एनालिसिस बनता है। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। और कुछ? हसीब, हसीब स्नैपशॉट मुझे भेजोगे? सर वो नहीं आया मेरे ख्याल से। हसीब मुझे स्नैपशॉट भेजोगे आप? सर वो नहीं आया मेरे ख्याल से। हेलो सर उसने ज्वाइन नहीं किया। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी। सर हसीब नहीं है क्लास में इस वक्त सर। ठीक है, तो सेकंड सीआर कौन है यार आप?